नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नया वर्ष आप सबों को मुबारक हो। 2022 आप सबके लिए खुशियाँ लाए, सफलता लाए और आप जो चाहते हो परमपिता परमेश्वर आपको वो सभी खुशियाँ आपकी झोली में भर दे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपके द्वारा जो मोस्ट डिमांडिंग है कि मैडम हम कैसे परीक्षा की तैयारी करें, कैसे हम पीजीटी टीजीटी की परीक्षा की तैयारी करें जो कि हम पास हो जाएं। हमारे प्यारे बच्चों, आप सब जानते हो सभी पढ़ाई करते हैं। कॉम्पिटिटिव का ज़माना है, कंपटीशन का ज़माना है, प्रतियोगिता है। हर जगह प्रतियोगिता है बेटा। आसान नहीं है लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। यू कैन डू। आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, ये मेरा विश्वास है। कई बच्चे हमें कहते हैं मैडम मैंने आपकी वीडियो पढ़ करके मेरा टीजीटी में हो गया। बड़ी खुशी मिलती है अंदर से। कोई बच्चे मुझसे लिखते हैं व्हाट्सएप पर, ये कमेंट बॉक्स में जा कर के कि मैडम जी आप कब आती हैं लाइव और हम आपका क्लास लेना चाहती हूँ, क्या फ़ीस है आपकी? बेटा मेरा कोई फ़ीस नहीं है। फ़ीस के लिए तो मैं लेक्चरर हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, सरकार मुझे देती है। अब मैं जो काम कर रही हूँ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे वास्तव में नीडी हैं। उनके लिए ही यह एक्स्ट्रा मेरा प्रयास है और ये प्रयास तब सफल होता है जब हमारे बच्चे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं और तब उनको याद आती है हमारे जीवन में बहुत गुरु आए, बहुत गुरु आए, लेकिन कुछ गुरु, 1 2 4 गुरु ऐसे हैं जिनकी हमारे ब्रेन में छाप बनी हुई है, जिनकी वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ। अगर वो गुरु नहीं होते तो शायद मैं आपके समक्ष उपस्थित नहीं होती। तो मैं उन गुरुओं को प्रणाम करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे हमें गुरु मिले वैसे गुरु सबको मिले। जो हमारी क्रिटिकल कंडीशन होती है उसको हमारा गुरु ही हमारा पार करता है। तो 2 लाइन मैं पहले अपने गुरु को समर्पित करती हूँ ये नया वर्ष। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पिता परमेश्वर को किसने देखा है, लेकिन हम अपने गुरु को देखे हैं। मैंने अपने गुरु को देखा है और मेरे गुरु इतने अच्छे थे, इतने स्नेहिल थे, इतना स्नेह करते थे कि जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। जैसे आज आप मुझसे पूछते हो मैडम पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है। कई बच्चे लिखते हैं मैडम कलह कलेश होता है, घर में परेशानी होती है। मैं मानती हूँ बेटा परेशानी होती है, कलह कलेश होता है, क्योंकि अब हम लोग की जो उम्र है वो 25 क्रॉस कर गया है और जिम्मेदारी आपके पास दोहरी है। ससुराल की भी जिम्मेदारी है और पीहर की भी है। जिनकी शादी नहीं हुई है वो तो चलो फिर भी उनके पास एक जिम्मेदारी है, पर जो शादीशुदा हैं जिनके पास एक बच्चे हैं उनके साथ जिम्मेदारी अधिक है। तो आज मैं अपने इस वक्तव्य में यही बताऊंगी कि हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें। रोज़ हमसे पूछते हो कौन सी किताबें पढ़ें। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बताती हूँ आपको कौन सी किताबें पढ़ें। होम साइंस की रिनाउंड बुक है, उनको आप पढ़ सकते हो। लेकिन कुछ छात्राएं हमारे अंग्रेजी मीडियम की हैं, उनके तो आसानी हो जाता है पढ़ना समझना। हमारी बहुत सारी बच्चियां ऐसी होती हैं जो कि हिंदी मीडियम की हैं। हिंदी मीडियम में उनको अच्छी उत्कृष्ट प्रकार की पुस्तकें नहीं मिलती हैं। है बात, पक्की बात है ना, नहीं मिलती है। और अगर मिलती है तो लैंग्वेज बहुत कठिन होता है। तो मैं ये सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि आप मेरी बुक्स को पढ़ो, नो नेवर। मैंने कभी नहीं कहा मेरी बुक्स को पढ़ोगे तो टीजीटी हो जाएगा, पीजीटी। हाँ हेल्पफुल होगा, मेरी किताबें हेल्पफुल होगा। और आपको बता दूं
कि किताब चाहे कोई सा भी पढ़ो, किसी भी लेखक का पढ़ो, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले परीक्षा की तैयारी करने के लिए एक बिंदु है, वो है सिलेबस आपके माइंड में होना चाहिए। एकदम से रटा हुआ सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस कैसा होना चाहिए? एकदम से रटा हुआ, जो रात के नींद में भी कहे कि यूनिट फर्स्ट में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिट फर्स्ट में क्या है। तो सिलेबस सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। इसके लिए रटना नहीं है, कहीं भी आप सिलेबस रख लो, अपने पढ़ाई के स्टडी टेबल के नीचे रख लो। अब बहुत ऐसी बच्चियां होंगी जिनके घर में 1 या 2 कमरे होंगे, उनके पास स्टडी टेबल नहीं होगा, वो पलंग पर बैठ के पढ़ती होंगी, या वो नीचे बैठ के पढ़ती होंगी, ज़मीन पर बैठ के पढ़ती होंगी। तो कहीं भी जहां आपको थोड़ी सी स्पेस मिले, इतने बाई इतने का, है ना, छोटा ही पन्ने पर आप सिलेबस रख लो, प्रिंट करा के और चिपका दो दीवार पर, आते जाते आपकी नज़र पड़ेगी, याद रहेगा आपको मेरी बातें। दूसरी टाइम टेबल बनाओ बेटा। टाइम टेबल, समय सारणी आपको बनाना पड़ेगा। समय ही बड़ी कीमती है। जिसने समय को समझा, जिसने समय को पढ़ा, जिसने समय की कीमत जानी, आज वो ऊंचाइयों को छू रहा है। समय को यूं बर्बाद मत करो, गपशप में बर्बाद मत करो, फालतू चुगली करने में बर्बाद मत करो। हाँ, एंटरटेनमेंट करो, थोड़ी म्यूजिक सुन लो, अगर पिक्चर में आपको इंटरेस्ट है थोड़ा पिक्चर देख लो, जिससे आपका तनाव दूर हो जाए। और पढ़ाई को आप बोझ मत समझो। आप जहाँ पढ़ाई को बोझ समझोगे वहीं आप मार खा जाओगे। मेरा यही है कहना, पढ़ाई को बोझ मत समझो। और मैं खुद मानती हूँ, मुझे पढ़ाई बिल्कुल बोझ नहीं लगता। मुझे सबसे मज़ा आता है पढ़ने में। अरे इससे बढ़िया क्या काम हो सकता है? झाड़ू देती हूँ, झाड़ू उठाना पड़ता है, पोछा देती हूँ, पोछा मारना पड़ता है, शारीरिक श्रम लगता है। खाना पकाती हूँ तो ऊंचा नीचा हो जाता है, कभी मिर्ची ज़्यादा, कभी नमक ज़्यादा, तो घर वाले भी कहते हैं ऐसा खाना बना दिया। लेकिन जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो किताब मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और आप सबका बेस्ट फ्रेंड होगा। धूल झाड़ो, बहुत ही बढ़िया, पढ़ो, बहुत ही बढ़िया, ना पढ़ो, बहुत ही बढ़िया। आज बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनको अगर आपने न्यू ईयर विश नहीं किया तो कहेंगे आप मुझे भूल गई। अरे मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तेरी मैं माँ थी। रिश्तेदार कहेंगे तेरी मैं चाची थी, फूआ थी, आपने मुझे याद ही नहीं किया। 2022 के 1 जनवरी आपने मुझे याद नहीं किया, आप मुझे भूल गई। मगर मेरे प्यारे बच्चों, किताब कभी भी आपको कंप्लेन नहीं करेगा। जिस दिन आप इसे अपना दोस्त समझ लोगे, अपना परम मित्र समझ लोगे, अपना साथी समझ लोगे, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, ये किताब आपको बहुत ऊंचा ले जाएगा। अरे टीजीटी पीजीटी क्या है? वो तो बहुत छोटी चीज है। आप तो ऊंचाइयों के इस कदर उठोगे कि याद करोगे कि वृंदा मैडम ने कुछ कहा था अपने लेक्चर में। तो आज मैं पढ़ा नहीं रही हूं, आज मैं केवल मोटिवेट करने का काम कर रही हूं, केवल आपको उत्प्रेरित करने का काम कर रही हूं, केवल मैं प्रेरित करने का काम कर रही हूं। मेरे अभिप्रेरणा देना आज मेरा काम है। जो हमारे बच्चे निराश हो चुके हैं 2021 में, उन सभी को बधाइयाँ देती हूँ जो अपने गंतव्य तक पहुँच गए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिए। लेकिन जो बच्चे हमारे रह चुके हैं उनको भी उठाना हमारा काम है। तो आज मैं उन्हीं बच्चों के लिए यह लेक्चर दे रही हूँ। और इस लेक्चर से अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ अच्छा सुनना चाहते हो, तो मेरे प्यारे बच्चों, किताब को पहला आप दोस्त समझो। अगर हम मैदान में जाते हैं, युद्ध क्षेत्र के मैदान में, तो हमारे पास सब हथियार होना चाहिए। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, परीक्षा हॉल में बैठे हैं, आपके पास क्या हथियार होगा? वहां कोई हथियार नहीं है, केवल कलम आपका सहारा है, केवल ब्रेन आपका सहारा है, आपकी आत्मविश्वास आपका सहारा है, आपकी शक्ति आपका सहारा है, स्मरण शक्ति आपका सहारा है। वहां किताब लेके नहीं जा सकते आप। वहां हाथ में भी कुछ नहीं लिख सकते हो। अगर हाथ में भी आपने कुछ लिख लिया और कोई देखने वाला आ गया, आपका चेकिंग करने वाला आ गया, इन्विजिलेटर आ गया, फ्लाइंग वाले आ गए, तो आपके केस बना देंगे, परीक्षा से वंचित कर देंगे। तो कौन सा एक जहां पर हमें एक बिंदु भी नहीं बनाना है, वहां पर हमारा साथी हमारा आत्मविश्वास है, हमारी आत्म स्मरण शक्ति है। और ये स्मरण शक्ति कैसे आएगी?
कैसे आएगी बताओ? जब हम बार बार किसी चीज़ को पढ़ेंगे, बार बार हम किसी चीज़ को रटेंगे। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। अरे मेरे बच्चों, क्या पत्थर से भी मेरा दिमाग बहुत थोड़ा है? नहीं ना, पत्थर से भी हमारा दिमाग बहुत थोड़ा नहीं है। जब रस्सी के आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है। सील पाटी आपने देखा है जिसमें हम मसाला पीसते थे? पहले मसाला, अब मिक्सी आ गई है, पहले तो सील पाटी पर ही मसाला पीसते थे। तो देखो पीसते पीसते क्या होता था, पाटी जो हमारी है सिलबट्टी, वो चिकना हो जाता था। बार बार रगड़ 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 पीसते, ऐसे तो पीसते थे मसाला को, होता था ना। तो अब क्या स्थितियाँ हो गई? जब हम बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार चीज़ों को पढ़ेंगे, क्या याद नहीं होगा? जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान। जड़मति मतलब बुद्धिहीन। बुद्धिहीन व्यक्ति अगर बुद्धिमान हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते? बशर्ते हमें किताबों को दोस्त बनाना पड़ेगा, बशर्ते कलम को हमारा अपना सहारा बनाना पड़ेगा। कलम और किताब, आप भले रोटी बनाओ। मैं अपनी पढ़ाई करती थी, हमारे टाइम में, बहुत पुरानी टाइम है, जब इतनी असुविधा होती थी, ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, बुक्स भी ज़्यादा नहीं हुआ करते थे और पैदल चलना पड़ता था कॉलेज में बहुत दूर तक। तो हम तो क्या करते थे, जो हमारे टीचर ने, हमारे गुरुदेव ने जो पढ़ाते थे क्लास में, उसको मैं तो रास्ते में ही रट लेती थी, चलते 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 चलते। इवन मैं रोटी बनाती थी, घर में खाना बनाना पड़ता था, रोटी बनाती थी, तो रोटी के टाइम में भी मैं इतनी सी, जो मुझे क्लिष्ट लगता था, जैसे मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी या फिजिक्स का पार्ट मुझे थोड़ा भारी लगता था, उसको मैं उस दौरान, मैं बसों में जाती थी, 4 लाइन देख लिया, 4 लाइन पढ़ लिया और धीरे 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 करके अपने कंसेप्ट क्लियर करते रहती थी। उस ज़माने में क्यों ट्यूशन का इतना ज़्यादा नहीं था, कोचिंग नहीं था, नेट नहीं था, आज की तरह वीडियो नहीं था। तो मैंने जो अपने आप को तैयार किया है, वही मैं कुछ गूढ़ आपको बता रही हूँ, गूढ़ रहस्य बता रही हूँ। आप सोते समय भी 2 लाइन पढ़ के सोओ। जो कठिन लग रहा है, आप देखोगे कि आपको चीज़ बहुत सरल लगने लगेगा। कोई व्यक्ति मैथमेटिक्स में इतना इंटेलिजेंट कैसे हो जाता है? कैसे कोई संस्कृत में इतना विद्वान बन जाता है? कैसे कोई व्यक्ति इकोनॉमिक्स में इतना मेडल ले लेता है? कहीं न कहीं उसने प्रयास किया है। और सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता एक क्षण में नहीं मिलती है। सफल होने के लिए हमें निरंतर मेहनत करना पड़ता है, निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं, निरंतर लगा रहना पड़ता है, और तब जाके सफलता प्राप्त होती है। कोई बच्चियां कहती है मेरे 1 नंबर से रह गया मैडम, 2 नंबर से रह गया मैडम, मेरी किस्मत खराब थी मैडम। मैं मानती हूँ बेटा, किस्मत भी होता है, लेकिन तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तसहि फल चाखा। हमारे राम कहते हैं कि कर्म करो, फल जरूर मिलेगा। और यही बात कृष्ण कहते हैं गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अरे आप तो कर्म करो मेरे बच्चों, कर्म करो, फल ऊपर वाला देगा। ऊपर वाला इतना हमारा निर्दयी नहीं है कि हमारे यहाँ हमें हमारे कर्मों का फल नहीं देंगे। हम पढ़ेंगे और हमें नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। हमें परमपिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास है, हमें भगवान पर पूरा विश्वास है, हमें उस ईश्वर पर विश्वास है, हमें उस महादेव पर विश्वास है, हमें उस राम पर विश्वास है कि अगर मैं कर्म करूं और मुझे फल ना दे, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं न कहीं हमारे काम करने में ही कमी रह जाता है, कहीं न कहीं हम चीज़ों को छोड़ देते हैं, हम डीप स्टडी नहीं करते हैं, कहीं न कहीं कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं होता है। यही कारण है कि कहीं न कहीं हम वंचित रह जाते हैं। क्या हमें वंचित रहना है? नहीं रहना है हमें वंचित। हमें क्या करना है? हमें कोई भी चीज़, कठिन से कठिन चीज़ों को भी हमें सरल बनाना है अपने प्रयास से। आज इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब है, गूगल है, गूगल दादा से पूछो, बहुत सारी चीज़ बता देंगे वो। लेकिन हमें टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आज जो मैं स्थितियां देखती हूँ, आज से 25 साल पहले मैं जब बच्चों को पढ़ाती थी क्लास में, तो बच्चे बड़े ध्यान से पढ़ते थे। आज इस 25 साल के बाद भी मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, बच्चों में वो कंसंट्रेशन मुझे नहीं देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है। जहाँ बच्चे 80% हमारी लड़कियाँ
पूरे लेक्चर को पढ़ती थी, पूरे लेक्चर को सुनती थी, पूरे लेक्चर को करती थी और कामयाब भी हुई हैं, कुछ आरएस भी बनी है। आज हमारी किताबों को पढ़ पढ़ कर जब मैं एग्जामिनेशन लेने जाती हूँ, इंटरव्यू लेने जाती हूँ, तो कहते मैडम, वृंदा सिंह मैडम, मैंने आपकी किताबों को पढ़ करके मैं आरएस बनी हूँ, मैं आपकी किताबों को पढ़ करके नर्सिंग में हूँ, मैडम मैं आपकी किताब पढ़ के लेक्चरर बन गई। आपसे मेरा डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुआ है, लेकिन मैडम मैंने आपकी किताबों को पढ़ा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस विश्वास अपने ऊपर रखो, विश्वास अपने परमात्मा पर रखो, भगवान पर रखो, भगवान आपकी नैया को पार करेंगे। आप देखें, जो मन से पुकारता है भगवान को जरूर आते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम पढ़े नहीं अब भगवान हमारे बदले पढ़ देंगे, ऐसा होता नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि हम पढ़ लेते हैं, जो पढ़ते वो नहीं आता है, जो नहीं पढ़ते हैं, है ना, जो हमने छोड़ दिया वही आ गया। तो यही छोड़ना नहीं है, हमें हमेशा डर रहता था। जब मैं नेट की परीक्षा दी, स्लेट का परीक्षा दी, मैं तुम्हें बताऊं, जब मैंने स्लेट का परीक्षा दिया था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा नहीं होगा, और लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरा 7th रैंक आया। नेट की परीक्षा दिया, मुझे लगता था कि मुझे नहीं होगा, लेकिन पता चला मेरा 3rd रैंक आया। क्यों, कैसे आया, मुझे खुद पता नहीं कि मैंने क्या किया। हाँ, लेकिन मैंने डीप स्टडी किया, मैंने कोई चीज़ को नहीं छोड़ा। जो सिलेबस में था उस सिलेबस को मैं पढ़ लेती थी, पूरी रट लेती थी। और लोग मुझे कहते थे वृंदा तू रट्टू है। हमने कोई बात नहीं, तुम्हारे कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं मानती हूँ मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। तुम्हारे कहने से ना तो मैं इंटेलिजेंट होऊंगी और ना मैं रट्टू हो जाऊंगी। तो दूसरे क्या कह रहे हैं ये मत सोचो। आप एक माँ हो, एक पत्नी हो, एक बेटी हो, एक बहन हो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, मुझे पता है कोई आपको पूरा दिन पढ़ने नहीं देंगे, आपको अपना काम करना पड़ेगा, अपने बच्चों का काम करना पड़ेगा, घर का काम करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा समय निकालो, ऐसा समय निकालो जो समय आपका हो। और मैं वो समय बताती हूँ, हमारा मॉर्निंग का समय होता है 4 बजे, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में हम जो कुछ करते हैं वह हमारा पक्का हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जो कुछ भी हम करते हैं हमारा पक्का हो जाता है, और ऐसा पक्का होता है कि स्मरण हो जाती है। कहते हैं उस समय माँ सरस्वती आती हैं और विद्यार्थियों को विद्या देती हैं, विद्यार्थियों को विद्या देती हैं, दे के जाती हैं। और मैंने महसूस किया है, आज मुझे कुछ करना पड़ता है तो मैं प्रातः 4 बजे ही जगती हूँ। कई बच्चे 9 बजे 10 बजे सो को उठते हैं, उस समय तक तो वातावरण बहुत कोलाहल हो जाता है। दूध वाला आ जाते हैं, तो कचरा वाला आ जाता है, तो पेपर वाला आ जाता है, तो घर वाले चाय मांगने लगते हैं, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक अधिकांश लोग सोते रहते हैं, आपके घर वाले भी सोते रहेंगे। उस समय आप अपनी स्टडी पर ध्यान दो, पूरा ध्यान दो, इतना ध्यान दो, इतना ध्यान दो कि जब आपकी परीक्षा में परिणाम निकले आप सर्वश्रेष्ठ ऊपर वाले पंक्ति में रहो, आपका नाम ऊपर वाली पंक्ति में हो। देखना, जो लोग आज आपको कटाक्ष कर रहे हैं, जो आपको कह रहे रट्टू है, जो कह रहे हैं कि दिन भर किताबों में लगी रहती है, वही लोग आपकी तारीफ करेंगे, वही लोग तारीफ करेंगे। और जिन्होंने आपको परेशान किया है, चाहे वो आपके घर के सदस्य हों, चाहे घर के बाहर के सदस्य हों, वो भी आपके आगे नतमस्तक होंगे। और हमारी सफलता किसमें है, यही तो है कि किसी को झुका देना। कैसे झुकाना, मार के नहीं, कैसे झुकाना, किसी की अपनी अगर विकास चाहते हैं, अगर अपना हम उन्नति चाहते हैं, तो हमें कर्म करना पड़ेगा सकारात्मक दिशा में, नकारात्मक दिशा में नहीं। ऐसी स्थितियां बनती हैं, नकारात्मकता आती है, हमारे माइंड में भी आती है, आपके माइंड में भी आती है। उस नकारात्मकता से हमें दूर रहना है, आएगी, क्योंकि अभी हमको परीक्षा की तैयारी करनी है, सिलेबस ज़्यादा है, संसाधन नहीं है, किताबें नहीं मिल रही हैं, कैसे पढ़ें। नकारात्मकता आती है। घर वाले भी कहते 2 बार तो परीक्षा दे दी, 4 बार परीक्षा दी, तुम्हारा हो ही नहीं रहा है, करती क्या हो, किताब लेकर बैठी रहती हो, इस तरह की बातें सुनने को मिलता है। लेकिन हमें घबराना नहीं है। जिस दिन हम सफल हो जाएंगे उस दिन दुनिया हमारी चरण चूमेगी। तो आपको मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, चाहे शायद लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप कहोगे कि बोर हो रही हूँ, तो मैं कम करती हूँ। किताब पढ़ो बेटा, और विस्तार से पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर करो। जो चैप्टर पढ़ते उसमें से चाहे कहीं से क्वेश्चन आए हम कर लेंगे,
ऐसा होना चाहिए आप में। कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे आप कर लोगे, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए, टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे ऊपर नीचे दाएं बाएं, सारे का जवाब हम सही दे देंगे। इतना आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, ये तब होगा जब आप किसी भी विषय को गहराई से पढ़ोगे, डेप्थ में पढ़ोगे, पढ़ना नहीं छोड़ोगे। खाना छोड़ दो, खाना छोड़ दो। कई बच्चे हमारे कहते हैं मैडम हमारे पास पैसे नहीं है किताबों के लिए। हमारे टाइम में हमारे एक मास्टर साहब थे, स्कूल की बात थी, कोई सेकेंड थर्ड दूसरी तीसरे में पढ़ती थी कक्षा में। तो उस मास्टर हमारे यहाँ उस टाइम बहुत सिचुएशन ऐसी थी जहाँ की बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, लड़कियों को नहीं पढ़ने भेजते थे। अब स्कूल भी बहुत दूर था तो हम पैदल जाते थे। तो हमारे मास्टर साहब ने क्या कह दिया, एक बार उन्होंने मांगा स्लेट। उस समय बेटा वो स्लेट हुआ करती थी और पेंसिल से हम लिखते थे। अपने मास्टर साहब जो लिखाते थे पहाड़ा या कखा गघा वो सब उसमें पढ़ाते थे। मुझे याद आ रही है, इसलिए इस घटना को मैं आप लोग समक्ष केवल शेयर कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि वृंदा तू ले आई स्लेट। हमने कहा मास्टर साहब बाबूजी को बोले हैं लेकिन वो नहीं लाए। मास्टर साहब ने मुझे क्या कहा, अगर तुमको नहीं स्लेट ला के तुम खाना खाना छोड़ दो, खाना खाना छोड़ दो, नहीं खाओगी अपने आप ला के देंगे। क्योंकि वहाँ से जो हमारा गांव था वहाँ से बाजार करीब करीब आज से 2-3 माइल लगता था, मतलब 1.5-2 कोस। तो कोई जाएगा बाजार तब मेरे लिए स्लेट या पेंसिल लेके आएंगे। स्लेट टूट गई थी उस समय, ग्रेनाइट का स्लेट हुआ करता था, टूट जाता था। अब उन्होंने मेरे को कह तो दिया और बाल मन मेरे माइंड में बैठ गया, वो बात बैठ गया। तो मैंने उसको एज ए वीपन्स यूज किया। आज के डेट में मैं घर आई, मेरी माँ ने कहा खाना खा रही है, नहीं खाऊंगी। क्यों? किताब नहीं है, पहले नहीं स्लेट नहीं है, पहले स्लेट लाओ। मेरे पिताजी खाना खाओ, नहीं खाऊंगी। दादा दादी जॉइंट फैमिली थी, सबने कहा खाना खाओ, नहीं खाऊंगी। और बेटा विश्वास करोगे उस स्लेट के लिए मुझे नहीं खाने के लिए मुझे थप्पड़ पड़े, पिताजी ने मारा कि कैसी आदत है, कैसी जिद्दी है कि किताब स्लेट नहीं मिलेगा तो नहीं खाना खाएगी। कोई बात नहीं, मार खा लिया, खाना नहीं खाया। और झक मार करके दूसरे दिन, एक दिन पूरे दिन रात खाना नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। और कितनी उम्र थी? 8-10 साल होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर उस थप्पड़ खाने के बाद भी मेरे पिताजी गए, स्लेट लाए और स्कूल गए, पढ़ाई किया। और आज मैं शायद वो मास्टर साहब अगर मुझे नहीं सिखाते तो मैं नहीं यहाँ तक पहुँच पाती। उन गुरुदेव को भी मेरा प्रणाम है। वो कहते थे कि एक दिन खाना खाती हूँ 10 पैसा लगता है, स्लेट 4 आने का आता था, 10 पैसा लगता है। 3 दिन खाना नहीं खाएगी 30 पैसा होगा, 4 दिन खाना नहीं खाएगी 40 पैसा हो जाएगा, 5 दिन खाना नहीं खाएगी 50 पैसा हो जाएगा। तो तुम थोड़े थोड़े पैसा बचा लो, एक स्लेट आ जाएगा। क्यों चिंता करती है? तो अपने ही पैसे से स्लेट खरीद सकते, खाना ही मत खाओ। और ये विश्वास करोगी वो मंत्र हमारे जीवन का मूल मंत्र बन गया शुरू से। अब घर वाले को पता चल गया कि इसको अगर नहीं चीज़ें मिलेंगी तो रोएगी और फिर वो खाना भी नहीं खाएगी। तो पिता तो प्रेम करते हैं, माता तो प्रेम करती हैं, उन्होंने मुझे चीज़ें उपलब्ध करवाई और ये परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद रहा, माता पिता की कृपा रही, जो मैं आप लोग के समक्ष आ गई हूँ। आज मैं आप लोग के सामने हूँ। इसलिए अगर कोई ये कहे मैडम मेरे पास संसाधन नहीं है, मानती हूँ बेटा, मानती हूँ मैं इससे अलग नहीं हूँ, मैं आपकी परिस्थितियों को समझती हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि आप लोग घबराओ मत, ये बुरे दिन भी चले जाएंगे, डटे रहो। परेशानियां आएंगी जाएंगी, किसे परेशानियां नहीं आती थी? अगर परेशानी नहीं आती तो कृष्ण को क्यों कुरुक्षेत्र में जाकर के गीता वाचन करना पड़ा था, गीता का ज्ञान देना पड़ा था? अर्जुन भी देखे घबरा गया था, इतनी बड़ी सेना सामने, गुरुदेव सामने, खुद के चचेरे भाई, मैं किस किस को हत्या करूंगा, पता नहीं जीत पाऊंगा कि नहीं। घबरा गए थे। हमारे कृष्ण आए, गीता का ज्ञान दिया, बताया अर्जुन तुम जीतोगे धरती पर राज, मरोगे भगवान के यहां राज। तो कायर क्यों बनते हो? मैं यही कहती हूं पुत्र, मेरे प्यारे बच्चे, कायर मत बनो, मेहनत करो, मेहनत। अब मेहनत का कोई विकल्प नहीं है।
कठोर परिश्रम से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता है। आज कौन पकड़े जाते हैं, पैसे भी देते हैं 50,000 1 लाख, क्वेश्चन आउट हो जाता है, पकड़े भी जाते हैं, नौकरी भी जाती है, पैसे भी जाते हैं। अगर हम कठिन परिश्रम कर लें, सबने ठान लिया, तो न क्वेश्चन आउट होगा, न क्वेश्चन पेपर बिकेंगे और न परेशानी आएगी। तो आज मैं अपने वक्त जो इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलता है अगले वीडियो में अपने क्लासेज के साथ। तब तक जाने के दो इजाज़त। बाय बाय। बाय बाय प्यारे बच्चे।